Welcome to a new class. My name is Tahir and today we are going to discuss about class 10th short story number 2 भोली and one of my favorite chapter of class 10th English। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले के जो सारे चैप्टर्स हैं चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जाके जरूर देखें और जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सारी चीजें हमने अभी तक चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, क्लास 10 का उर्दू जो है वो अपलोडेड है और आने वाले वक्त में बहुत सारे प्लान्स हैं और बाकी सब्जेक्ट्स भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो अभी तक जो अपलोडेड है वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल चैप्टर की जिसका नाम है बोली। आपकी क्लास 10th जेके बोस स्पेशल में मैं बता रहा हूँ कि बोली ऑब्वियसली आपके बहुत सारे सीबीएसई में भी है। चैप्टर का जो नंबरिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारी जेके बोस की जो इंग्लिश है ट्रिप सीरीज की उसमें जो बोली है ये आपकी शॉर्ट स्टोरी में आता है और शॉर्ट स्टोरी में ये आपका सेकंड नंबर की स्टोरी है। उस चैप्टर का नाम है बोली। बोली का अगर हम एक इंग्लिश मीनिंग देखें या उर्दू में, जो ऐसे आदमी हो जिसे हम बोला कहते हैं, यानी कि बहुत सिंपल, जिसे सुनाई नहीं देता, जिसे हम बहुत सिंपल समझते हैं अपनी सरल भाषा में, बहुत सिंपल या शरीफ सा आदमी, भोला सा है ये। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आथर के बारे में। इसके आथर हैं के अब्बास, जिनका पूरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है, ख्वाजा अहमद अब्बास। तो इसके जो राइटर हैं बेसिकली वो है ख्वाजा अहमद अब्बास। और ख्वाजा अहमद अब्बास कौन है? ये एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर, नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट हैं, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के। He won 4 National Filmfare Awards in India. Internationally his films won the awards as well. और ये जो information है we have taken this from the Wikipedia. Born on 7 June 1914 at पानीपत, 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा होते हैं और उनकी जो डेथ होती है 1 जून 1987 को मुंबई में होती है। बुक्स जो है उन्होंने जो किताबें अभी तक जो लिखी हैं, सोने चांदी के भूत, राइटिंग ऑन सिनेमा और द वर्ल्ड इज माई विलेज एंड डिस्टेंट ड्रीम सेकेंड एडिशन, बहुत मशहूर हैं। उनके चिल्ड्रन हैं अनवर अजीम, पेरेंट्स आर मसरूर खातून और गुलामुस सित्तान। अवार्ड्स हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म। ये सारे अवार्ड्स हैं और ये है ख्वाजा अहमद अब्बास की एक छोटी सी बायोग्राफी जो मैंने आपके सामने रखी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के इस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है चैप्टर बोली। बोली एक्चुअली अपनी क्लास की या अपने गांव की एक जिसे हम कहते हैं बहुत सिंपल सी लड़की होती है। और इस कहानी को अगर मैं आपको स्टार्ट में बता दूं तो फिर जो लेसन में ट्विस्ट है वो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को और चैप्टर का नाम है बोली। अब बोली कौन है, हम लाइन बाय लाइन जो है मीनिंग समझेंगे और साथ में रीडिंग करके आपको इसका एक एक्सट्रैक्ट जो है समझाने की कोशिश करेंगे। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Boli the simpleton. उसका नाम सुलेखा होता है और उसे अपने बचपन से ही लोग सिंपल्टन, जिसे हम कहते हैं, उसे बोली नाम से जाना जाता है। सिंपल्टन यानी कि बहुत शरीफ और सादा मिजाज लड़की। ठीक है, सिंपल्टन का मतलब होता है शरीफ दिखने वाली, बहुत बोली किस्म की लड़की। She was the 4th daughter of the नंबरदार रामलाल, और ये रामलाल की 4थे नंबर की डॉटर थी, यानी कि 4th नंबर की डॉटर। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. और कहा जाता है कि वो एक बार जब वो सिर्फ 10 मंथ्स की होती है वो एक कॉट से गिर जाती है, एक बेड से गिर जाती है, या वो पालना जिसे बच्चे को रखा जाता है उसमें से गिर जाती है और फॉलन ऑन द हेड साइड, और सर के साइड वो गिर जाती है और इससे शायद उसके ब्रेन में कोई ना कोई डिफेक्ट जो है वो आ जाता है और जिसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल जो उसके जिसे हमें कहें जेस्चर्स हैं या ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट है लाइफ का या उसके उठने बैठने के तरीके हैं वो शायद डैमेज हो गए हैं या वो शायद उन पे इम्पैक्ट पड़ गया है, क्योंकि जब सर में चोट लग जाती है तो एक इंसान जो है वो ऑब्वियसली उस फॉर्म में नहीं रहता जिस तरह से नॉर्मल एक ह्यूमन जो होते हैं वो बिहेव करता है। तो शायद ऐसा लगता है कि उसके ब्रेन का कुछ पार्ट इस गिरने की वजह से डैमेज हो चुका होता है।
That was why she remained a backward child and came to be known as बोली the simpleton। और शायद यही रीज़न है कि उसे हर कोई बोली कहा जाता था, ठीक है। या कशिर पठन हम ऐसे आदमियों को, या अपनी कश्मीरी लैंग्वेज में हम ऐसे को आदमियों को क्या कहते हैं कि यह साद मिजाज, या ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बहुत शरीफ दिखने वाले बच्चे, शरीफ भी उस सेंस में कि वो एक्चुअली एबनॉर्मल जिसे हम कहते हैं उस तरह का इसका बिहेवियर होता है। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब ये पैदा होती है ये बहुत खूबसूरत होती है और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। बट व्हेन शी वाज 2 years old, जब वो 2 साल की, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसे एक बीमारी हो जाती है स्मॉल पॉक्स, जिसमें चेहरे पे बहुत तरह के वो दाने वाने निकल जाते हैं और निशान पड़ जाते हैं। ओनली द आईज वर सेव, और सिर्फ उसकी आंखें बच जाती हैं। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। और उसकी पूरी बॉडी जो है डिसफिगर्ड हो जाती है, यानी कि जो बॉडी का एक्चुअली असल फिगर होती है इंसान की, जो ओवरऑल का फिजिक होता है वो बदल जाता है। और पूरी बॉडी जो है ये दाग जो होते हैं स्मॉल पॉक्स के उस पे रह जाते हैं, यानी कि पूरे चेहरे पे दाग पड़ जाते हैं इस बीमारी की वजह से। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. 5 साल तक तो वो बिल्कुल बात नहीं करती है, और 5 साल के बाद जब वो बात करना स्टार्ट करती है वो स्टैमर करती है। स्टैमर होता है रुक रुक के बात करना, किसी एक बात को जो है या कशिर पठन फोप बनाना। आई बात समझ, यानी कि वो इस तरह की हो जाती है, उसकी बातें रुक रुक के होती हैं, वो किसी बी वर्ड को एक बार में नहीं बोल पाते हैं। तो ये एक्चुअल में उसके साथ हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ मिमिक करते हैं और उसकी फन बनाते हैं क्लास के अंदर, या आमतौर अभी तो क्लास की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल जो उसके इर्द गिर्द भी बच्चे हैं वो उसकी मिमिक्स बनाते हैं और साथ साथ में उसका फन भी उड़ाते हैं। और इसी वजह से शायद वो बहुत कम बात करती थी, बेचारी बोली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के बेसिकली 7 बच्चे होते हैं। 3 sons and 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज बोली, और इन सब में से जो छोटी थी वो बोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये एक बहुत बसी बसाई, यानी कि प्रॉस्परस का मतलब होता है एक बसा हुआ घर था, जहां खाने पीने की तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक फार्मर के घर में पैदा होती है जहां कम से कम ये तो कह सकते हैं कि खाने पीने का कोई भी इश्यू नहीं था। प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, बहुत सारी चीजें खाने पीने के लिए अवेलेबल थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट बोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारे बच्चे बोली के बगैर हेल्दी थे, बहुत ताकत में थे, स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। कहा जाता है कि उसके जो बेटे हैं वो सिटी जाया करते थे पढ़ने के लिए, पहले स्कूल और फिर कॉलेज। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। इनकी बेटियों में से जो राधा थी सबसे बड़ी थी, उसकी शादी हो जाती है पहले से ही। Then the second Mangala's marriage also is being settled, and when that was done, तो कहा जाता है कि जो मंगला थी उसकी भी ऑलमोस्ट, जो सेकंड वन थी उसकी भी जो है इंगेजमेंट जिसे हम कहते हैं वो करके थी, मैरिज सेटल्ड थी, अब होने वाली थी। तो when that was done, रामलाल would think of the third चंपा। और जैसे ही वो शादी हो जाती तो रामलाल शायद थर्ड जो लड़की है चंपा उसके बारे में सोचता। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find the bridegrooms for them। और कहा जाता है कि वो सारी दिखने में बड़ी खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, और उनका फिजिकल अच्छा था, बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, बोलचाल में वो बच्ची थी, तो उनके लिए दूल्हे ढूंढना बहुत मुश्किल तो था नहीं। ब्राइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइड ग्रूम्स मीन्स दूल्हे। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट बोली। लेकिन रामलाल जो था वो बोली के बारे में बहुत वरी था, माँ बाप भी तो हैं, वो बहुत वरीड था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो उसके पास गुड लुक्स थे और ना ही वो चालाक थी। इंटेलिजेंस का मतलब है ना ही वो चालाक थे। यहाँ पर बोली वॉज 7 years old when the मंगला वॉज मैरिड। और कहा जाता है कि बोली तब 7 साल की थी जब दूसरी बेटी मंगला की शादी हो जाती है। The same year, a primary school for the girls was opened in the village, the Tehsildar।
और कहा जाता है कि उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल जो है, यानी कि प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है जो 5th क्लास तक स्कूल हो, वो ओपन होता है। और कहा जाता है कि वहां तहसीलदार आते हैं। तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the village. You must send your daughters to school. अब ये तहसीलदार साहब कहते हैं कि आप बेसिकली एक अकाउंट्स में अकाउंट ऑफिस में काम करते हो या रेवेन्यू के रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि गवर्नमेंट मुलाजिम हो, तो आप एक काम करो, अपनी बेटी को इस स्कूल में भेजकर एक एग्जाम्पल सेट करो ताकि लोग दूसरे लोगों को भी बच्चियों को स्कूल भेजा जा सके। तो कहा जाता है कि बहुत पहले लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज बहुत कम था, ठीक है, और लोग अक्सर व बेशतर बेटियों और बेटों में बहुत डिफरेंसेस किया करते थे। ये ऐसा समझा जाता था कि बेटियां जो होती हैं ये ब्याह करके या शादी करके दूसरे घर चले जाना है, तो इनकी पढ़ाई पे खर्चा करके हमें कौन सा फ़ायदा मिलेगा, ये तो हमें कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। अगर इनको हम पढ़ाएंगे भी तो दूसरे घरों को ये फ़ायदा देंगी। सो जो एक जिसे हम कहें कि एक मेंटल इलनेस थी लोगों के बारे में, और ये कहानी थी, और उस वजह से लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। अक्सर बेसिक एजुकेशन जो घर में हो जाती थी, अगर कोई हिंदू धर्म के लोग हैं तो वो हिंदू के बेसिक जो नॉलेज है वो पढ़ा देते थे। मुस्लिम लोग लड़कियों को अपने घरों में दरसगाह वगैरह पढ़ा लेते थे। दैन दैट वाज इनफ। कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाज ए बिग ड्रीम। तब लड़कियां इतनी ज़्यादा जो है एडवांस्ड नहीं थी, या आगे उनको पढ़ाने के लिए नहीं मौका मिलता था। सो अब तहसीलदार साहब गाँव में आ जाते हैं। वो रामलाल से कहते हैं कि आप एक एग्जाम्पल सेंड करो और अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। That night when Ramlal consulted his wife, जब कहा जाता है जब रामलाल उस सभा से वापस आते हैं, उन्होंने अपनी वाइफ से बात करता है। She cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" अब यहाँ पे सोच को इमेजिन करो कि कितनी डिफरेंट तरह की सोच है। माँ क्या कह रही है कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। इसका मतलब है कि स्कूल भेजना उस वक्त के रिवाज में या उस वक्त के उस जमाने में बहुत ही एक लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक चीज मानी जाती थी। यानी कि लड़कियों को स्कूल भेजना एक जैसे गाली दिखती थी सोसाइटी में, यह कंडीशन थी उस वक्त में। तो यही माँ कह रही है कि अगर ये स्कूल चली जाएगी उससे शादी कौन करेगा। आप इससे इमेजिन करो कि किस तरह की सोच थी ये। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब को इनकार कर सकते। एट लास्ट his wife said, "I will tell you what to do. Send Boli to school as it is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at the school worry about her." कहानी बहुत सिंपल है कि वो कहती है चलो कोई बात नहीं है, चलो जो दूसरी चंपा है उसे हम स्कूल नहीं भेजते, लेकिन हम बोली को स्कूल भेजते हैं, क्योंकि बोली का वैसे भी बहुत कम चांसेस हैं इसके शादी होने के, तो ये तो वैसे भी घर में पड़ी रहेगी, तो ऑब्वियसली हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो स्कूल जाती है या नहीं जाती है, और जो उसके टीचर्स हैं वो कैरी करें इस सारी मुसीबत को। ऐसे वर्ड्स के थ्रू अगर आप समझे ना, तो वो इस तरह की बात जो है वो बताने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट द टीचर्स स्कूल वरी अबाउट देम, यानी कि टीचर्स को उसके बारे में परेशान होना चाहिए, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेट देम गो। Go to the next part. The next day, the Ramlal caught Boli by the hand and said, अब दूसरे दिन रामलाल ने अपनी बेटी को हाथ में पकड़ा, ठीक है, अपने बाजू में पकड़ा। Come with me, कहा मेरे साथ आ जाओ। I will take you to the school. Boli was frightened. She did not know what a school was like. तो वो डर जाती है, फ्राइटेंड होती है, क्योंकि उसे कोई भी अंदाजा नहीं होता कि स्कूल कैसा होगा। Not what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे ऐसा लगा कि उसे एक आइडिया था कि कुछ दिन पहले उनकी एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी होता है, उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे बेच दिया जाता है, सोल्ड। नो 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 नो, बिकॉज यहाँ पे आप देखो हमने स्टार्ट में कहा था कि बोली जो है वो स्टैमर करती है, यानी कि नो 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 नो, इसे ये समझ नहीं आती है कि वो ना कैसे बोले। वो कह रही है और स्टैमर होते होते एट द एंड उसे नो जो है वो निकलता है नहीं। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपना हाथ खींच लेती है अपने फादर के ग्रिप से, ठीक है, और कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। व्हाट इज द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल।
आपके साथ क्या परेशानी है? रामलाल ने बेटी से कहा कि ओ बेवकूफ, आई एम ओनली taking you to the school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes when they see her. What the people will think when they see her. यहाँ से I hope there is something missing. Let her wear some decent clothes us when they see her. और कहा जाता है कि उसे अच्छे से कपड़े पहनाओ। रामलाल अपनी वाइफ से कहता है क्योंकि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि इन्होंने बेटियों को कैसे कपड़े पहना रखे हैं। तो ये है एक्चुअल में स्टोरी का एक्सट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली। बोली के लिए कभी नया कपड़ा लाया ही नहीं गया था क्योंकि इसे ज्यादा प्यार जो है वो फैमिली में कभी नहीं मिलता था, क्योंकि ये स्टैमर थी, ये बेचारी बहुत वीक थी या एबनॉर्मल थी, तो उस वजह से फैमिली वाले इसे कभी प्यार की निगाह से देखा ही नहीं करते थे। किस तरह की सोच है ये। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। उसके बाद कहा जाता है कि जो ओल्ड ड्रेसेस थे, उसकी जो बड़ी बहनें थी, वो जो कपड़े पहनती थी वही कपड़े बोली को पहनाई दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई नहीं चाहता था कि उसके कपड़ों को प्रेस करे या उसके कपड़ों को ठीक करे या उसके कपड़ों को उसके लिए कोई कपड़े बनाए। कोई किसी को भी एक परेशानी इस बात पे नहीं थी, या उसका कोई ड्रेस क्लीन करे या ये सारी चीजें कभी किसी को परेशानी नहीं होती थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड shrunk आफ्टर मनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। और कहा जाता है कि आप उसे एक क्लीन ड्रेस मिल रहा था, एक साफ ड्रेस मिल रहा था, जो कि एक्चुअली श्रंक था लेकिन ऐसे सुकड़ा हुआ था, और ये अब जो था चंपा को नहीं आ रहा था, यानी कि ये चंपा का ड्रेस था। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। और कहा जाता है कि उसके जमे हुए बालों में पहली बार कंघी करी जाती है, और पहली बार उसके डिफरेंट तरह के दिखने वाले बालों में पहली बार जो है कंघा होता है, पहली बार उसे तेल दिया जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी नाइंसाफी होती है इस तरह के एबनॉर्मल बच्चों से। शी वॉज बाथेड, उसको नहलाया गया, उसके सर में बाल तेल लगाया गया, उसके बालों में कंघी करी गई। एंड देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। और तब जाके उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे जहाँ भेजा जा रहा है वो शायद मेरे घर से बहुत अच्छी जगह है, और यही रीजन था कि वो खुश हो जाती है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about, her face fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on the mats, reading from the books and writing on the slats. The headmistress asked Bolly to sit down in a corner in one of the classroom. आज वो क्लास में जाती है, वो जैसे ही जाती है तो उसका बाप जो है उसे हेडमिस्ट्रेस के हवाले करता है, और उस देखती है क्लास में टाट पे जैसे हम बैठे होते हैं, क्योंकि आई थिंक आई हैव बीन ऑन द टास्क फॉर क्लास 8, लगभग क्लास 8 तक मैं भी था। उसके बाद हमने बेंच देखे थे कहीं स्कूल्स में, तो टाट्स पे बैठने का भी अलग ही मज़ा होता है अपना। सो उसने देखा चारों तरफ लोग हैं जो तख्तियाँ लिख रहे हैं। पुराने ज़माने में एक राइटिंग के लिए क्या होता है, जैसे आप लोग आजकल पेज वगैरह का जो है उसमें क्या होता था, एक उसको हम मशक बोलते थे, वो लिखवाई जा रही थी, और सारे आराम से बैठ के वो लिख रहे थे। और अब ये जब क्लास में जाती है तो ये चारों तरफ दीवारों पे देखती है, इधर उधर, ठीक है, अजीब सी फीलिंग जो है उसे आती है, और उसे हेडमिस्ट्रेस फाइनली कहती है कि आप जाके कहीं पे बैठ जाओ, ठीक है। और राइटिंग ऑन द स्लिट, द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट इन अ कॉर्नर, एक कोने में इशारा करती है कि आप वहां बैठ जाओ, और ऑफ द वन ऑफ द क्लासरूम। नेक्स्ट, Boy did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. तो कहा जाता है कि बोली ने जब बहुत सारी लड़कियों को देखा जो उसकी एज की थी, वो बहुत खुश हो जाती है, और ये एक्सपेक्ट करती है, ये उम्मीद करती है कि इनमें से कोई ना कोई तो इसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो बन सकती है। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bolly could understand nothing. कहा जाता है कि जो लेडी टीचर थी क्लास में, वो कुछ ना कुछ तो बोल ही रही थी क्लास में, लेकिन बोली को कोई भी बात समझ नहीं आ रही। She looked at the pictures on the walls
आपने देखा होगा अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो वॉल्स पे बहुत सारे फ्रूट्स के नाम, बहुत सारे एनिमल्स के नाम, बहुत सारे चार्ट्स जो है लगे रहते हैं। तो वो बोली जो है पहली बार ये सारी चीज़ें देख रही है, वो कभी इस चार्ट को देख रही है, कभी उस चार्ट को देख रही है, तो ये सारी कहानी बोली के साथ हो रही है। तो द कलर्स फैसिनेटेड हर, और ये कलर्स जो थे, ये पिक्चर्स थे, उसे बहुत खुश करता है, वो उसे देख के बहुत खुश हो जाती है। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट, इस पे बना हुआ एक घोड़ा जो था वो अजीब दिख रहा था, ब्राउन दिख रहा था, लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम, ये उसी घोड़े की तरह लग रहा था जैसे जिसपे तहसीलदार आया था टू विजिट देयर विलेज। नेक्स्ट इज द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, गोट एक बनी हुई थी, बकरी एक बनी हुई थी जो बिल्कुल ब्लैक थी जैसे उनके नेबर्स के पास थी। द पैरट वॉज ग्रीन, एक तोता था बहुत ग्रीन कलर का, लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जैसे उसने आम के बाग के अंदर पैरट्स को देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और एक गाय बनी हुई थी वो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी जैसी दिखती थी। एंड सडनली बोल्डली नोटिस्ड दैट द टीचर was standing by her side smiling at her, और अचानक ये सारी चीजें जो देख रही थी, अचानक उसने देखा कि टीचर उसके सामने आके खड़ी हो गए थे और उसकी तरफ देख रही थी विद ए स्माइलिंग फेस। और टीचर्स के लिए जरूरी है कि हमेशा से स्माइलिंग फेस जो है वो होना चाहिए। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, अब टीचर जो है उसे कह रही है कि आपका नाम क्या है। बोली, क्योंकि ये स्टैमर कर रही है, फिर से क्या कहती है, बो। इट मीन्स दैट यहाँ पे वो अपना नाम टीचर को नहीं बोल पाती। शी कुड नॉट स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और ना ही वो उससे आगे कुछ भी स्टैमर कर पाई, यहीं पे उसकी जबान जो है वो अटक गई। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड डाउन हर आईज इन हेल्पलेस फ्लड, उसके बाद वो रोने लग जाती है और उसकी आंखों से जैसे आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her। और जब ये कहानी थी वो बिल्कुल अपना सर जो है नीचे रख दिया, किसी की तरफ नहीं देख रही है, और ना ही वो देख रही है जो लड़कियां जिससे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनमें कोई फ्रेंड होगा, वो सारी चीजें, वो सारी लड़कियां उसकी तरफ हंस रही थी। When the school bell rang, और जब स्कूल की बेल बज जाती है, all the girls scurried out of the classroom, but Bolly dared not to leave her corner। सारी लड़कियां दौड़ते हुए, छलांगे मारते हुए क्लास से बाहर चले जाती हैं, लेकिन बोली को हिम्मत भी नहीं होती है क्लास छोड़ने की। Her head still loud, उसका सर फिर से झुका हुआ था। She kept on sobbing, वो लगातार रो रही थी। ठीक है, ऐसे ऐसे कर रही थी, रोने के बाद जो होती है ना सोबिंग की सिचुएशंस, वो ऐसे कर रही थी। बोली, अब एट द एंड उसे अपना नाम जो है वो स्टैमर हो जाता है। बोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर बहुत प्यार से बात कर रही थी, बहुत आराम से बात कर रही थी, बहुत काम वे में बात कर रही थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड हर लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। उसे जिंदगी में कभी किसी ने प्यार से नहीं बुलाया था, क्योंकि वो एबनॉर्मल थे, उसकी डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा थी, उसे कभी इस प्यार से नहीं देखा गया। और इस तरह के बच्चे अगर किसी के भी घर में हैं, दे आल्सो रिक्वायर द लव। और अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है अपने बच्चे के साथ में बैठ के, तो मैं ये कहूँ कि अगर कहीं पे भी ऐसा कोई बच्चा है तो उनको भी बराबर वही वाला प्यार चाहिए होता है, वही वाला प्यार आप दें जो आप अपने एक अच्छे बच्चे को, या एक जिसे हम कहते हैं फुल फिजिक वाले बच्चे को देते हैं। तो ऐसी कहानी थी जब उसके पहली बार किसी ने इतने काम वे में कितने प्यार से बात करी थी, तो उसके दिल को छू गई ये बात। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा कि उठ जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड, लेकिन ये इस तरह से कहा गया था कि ये टीचर का हुक्म नहीं था, बहुत प्यार से कहा, बेटा खड़ा हो जाओ। सो दिस वाज लाइक, द वॉइस वाज वेरी अमेजिंग, बट जस्ट एज फ्रेंडली सजेशन। ये कमांड नहीं थी, ये एक रिक्वेस्ट थी, एक फ्रेंड की तरह बोला गया वर्ड था। बोली गॉट अप, और बोली खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, कहा कि मेरा नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी से स्वेट जो है वो आ जाता है, पसीना आ जाता है। Would her stammering tongue again sweat broke out of disgrace her for the sake of his kind woman. However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. अब जब उसने देखा कि बहुत प्यार से टीचर उसे बोल रही है और वो उसकी तरफ बिल्कुल हंस भी नहीं रही है, और ये सारी चीज़ें उसे भाग गई, और ये बिहेवियर जो टीचर का था वो इम्पॉर्टेंट था। और एक स्टूडेंट की लाइफ में एक टीचर का बिहेवियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बो 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 बो, अगेन द कंडीशन।
She began to scream, well done, well done. The teacher encouraged her. फिर से उसने अपना नाम बताने की कोशिश की, बो, लेकिन वो फिर से अपना नाम नहीं बोल पाई और टीचर ने कहा, come on, you are speaking well, आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो. उसने जब टीचर ने उसे हिम्मत दी, come on now, the full name, बो भोली. At last वो अपना नाम बोलने में कामयाब हो जाती है. At last she was able to say it and felt relieved. जब उस नाम बोलती है उसे सुकून सा मिल जाता है, वो बहुत अच्छे से अपना नाम बोल पाती है. So as if it was a great achievement, उसे ऐसा लगा जैसे वो उसके लिए कोई अचीवमेंट हो, कोई पहाड़ तोड़ने जैसी बात हो. Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. और उसे टीचर कहती है affectionately, उसके ऊपर से सर से पैट करती है पूरे से, ठीक है, और उसे कहती है कि हाँ बात करो, मैं तो तुम्हारे लिए खड़ी हूँ यहाँ पे, प्लीज डू स्पीक इट आउट लाउडली. जिस तरह से बाकी करते हैं, अपने दिल से किसी भी तरह का डर है वो निकाल दो और बात करो, जिस तरह से बाकी लोग करते हैं. बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. तो बोली इस तरह से खड़ी थी जैसे वो चाह रही थी कि वो उसे कहने वाली हो कि क्या आप सच में यही कह रही हो, क्या यही बात जो है वो सच्ची है. Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? बोली nodded. अब इसने क्या कहा कि क्या तुम रोज स्कूल आओगी, आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगे. सो बोली ने ऐसे सर को ऐसे कर दिया, ठीक है कि हाँ मैं आऊँगी. अब टीचर ने फिर भी नहीं कहा कि क्या है, उसने कहा say it loudly, ऐसे ऊंची आवाज़ में कहो. She said yes, क्योंकि वो स्टैमर करती है. ये कहानी आपको साथ में याद रखनी है. And the bully also was astonished at that she had been able to say it. वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी हिम्मत जो है वो दोगुनी हो गई थी, क्योंकि वो फाइनली इस चीज़ को भूलने में कामयाब हो गई थी और उसे एक नई दुनिया बन गई थी. Did not I tell you now take this book. अब जैसे ही उसने क्या कहा, ये जो कहानियाँ, ये जो पिक्चर्स की तरफ देख रही थी, अब टीचर उसने कहा कि नाउ टेक दिस बुक, ये एक बुक आप ले लो. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर. ये सारी बुक्स जो थी वो पिक्चर्स में थी और इन पिक्चर्स पे बहुत अच्छे अच्छे कलर्स जो थे वो चढ़ा के रखे हुए थे. डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी. एंड विल एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स. और हर एक पिक्चर के साथ एक वर्ड लगा हुआ था, बिग ब्लैक लेटर्स के साथ लिखा हुआ था. तो ये कहानी है अभी तक, और इसमें गाय बनी हुई है, घोड़ा बना हुआ है, टाइगर बना हुआ है और गाय भी ऐसी जो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी दिखती हो. In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger one, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you, will respect you, and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. अब उसे कहती है कि हाँ आप एक बार ये बुक पढ़ लो, फिर जब आप इसको रीड कर पाओगी मैं आप इसे एक बड़ी बुक और दूंगी. जब उसे रीड कर पाओगी फिर मैं आपको एक और बड़ी बुक दूंगी और आप गांव के हर एक बच्चे की तरह, हर एक आदमी की तरह हो जाओगी जो पढ़ सकता है, जो बोल सकता है. तो इससे बोली में बहुत सारे चेंज देखे गए, ठीक है. और उसे कहा कि हाँ अब तुम घर जा सकती हो और हाँ टाइमली जो है आपको स्कूल आना है. एंड कम बैक अर्ली टुमारो इन द मॉर्निंग, ठीक है. और उसके बाद आप ये बोली को एनकरेज करती है टीचर कि आपके तरफ कोई भी हंसेगा नहीं और आप लोग आपको सुनेंगे. Bolly felt as if it suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into a big red flowers and her heart was throbbing with a new hope and a new life. उसके लिए तो मंदिर की घंटियां बज रही नहीं है ना. जब बहुत सारी ज़बरदस्त फीलिंग्स आती है ना, तो यानी कि जैसे भगवान खुद उसके लिए आ चुका था, तो उसके लिए सारी बेल्स रिंग हो रही थी. उसे लग रहा था कि सारी चीज़ें नई से खिल रही हैं, नई से बार बार ये फूल जो है खिल रहे हैं. और उसे लग रहा था कि उसका जो हार्ट था वो बहुत होप में था, बहुत उम्मीद में था. 10 the years passed और इस तरह करते करते सालों गुजर गए. द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन. और ये जो विलेज था एक स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. और लिटिल प्राइमरी स्कूल था तो वो एक हाई स्कूल बन गया.
There was no cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. One night after dinner. अब ये कहानी बदल गई है, गांव जो है टाउन में चेंज हो चुका है, अब यहाँ सिनेमा है, ठीक है, अब यहाँ हाई स्कूल है, यहाँ गिनिंग मिल है, तो ये जो कॉटन की मिल होती है वो है, और मेल की ट्रेन जिसमें मेल्स वगैरह आते हैं ना, वो पुराने ज़माने में वो तार होते थे वो आते थे, तो उसकी ट्रेन जो है वो भी रेलवे स्टेशन पे आती है। तो ये अब कहानी पूरी बदल चुकी है। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" कहानी में यहाँ से शुरू होता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब एक बात ऐसा होता है, जब वो खाना खा चुके होते हैं तो आफ्टर द डिनर, ठीक है, सो रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं, तो क्या मैं एक्सेप्ट कर लो? अब ये एक्सेप्ट क्या करना था उसे? बिशंबर नाथ का प्रपोजल। अब ये बिशंबर नाथ कौन है, अब अच्छे से समझने की कोशिश करना। Yes, suddenly his wife said, Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. और हाँ, उसने कहा कि बहुत अच्छा है, बोली तो इजीली, यानी कि बोली तो बहुत लकी है, उसे इतना अच्छा जो है दूल्हा मिल जाएगा। उसके पास एक बिग शॉप है, a house of his own, and I hear several thousands in the bank account. Moreover, he is not asking for any dowry. अब ये माँ कह रही है कि हाँ, मैंने सुना कि उसके पास एक बड़ी दुकान है, उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, और दूसरी बात ये है कि वो हमसे कोई किसी भी तरह का जहेज जो है वो नहीं मांग रहा। जहेज की लानत से हमें बचना चाहिए, और अपनी लड़कियां जो हैं वो बहुत कीमती हैं, आई बात समझ, और डोवरी के बगैर जो है उनकी शादी हो सकती है, और इस चीज़ को समझने के लिए माइंड सेट चाहिए, आई बात समझ। तो ये माइंड सेट जब तक ना लड़की वाले डेवलप करेंगे तब तक ये कभी डेवलप नहीं होगा सोसाइटी में। आपकी लड़कियां बहुत कीमती है, तो उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको वो इज्जत दें जो सोसाइटी में उनको मिलनी चाहिए। तो डोवरी के एवज उनको बेचे ना, हालांकि अपनी बेटी भी आप दे रहे हैं और साथ में पैसे भी दे रहे हैं। तो ये जो रिवाज है, ये जो फैशन है, ये अब बहुत पुराना हो चुका है, अब लड़कियां बहुत आगे जा चुके हैं। तो अब उसे कहती है कि हाँ, वो डोवरी भी नहीं मांग रहा है और उसके पैसे हैं बैंक अकाउंट में बहुत सारे, तो हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं, तो लेट्स गो फॉर मैरिज, नो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट एज सो यंग, यू नो। अब से कहता है कि हाँ, वो तो इतना यंग नहीं है जितनी हमारी जो है बोली है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। क्या कहता है कि वो, यानी कि जिसका रिश्ता आया है वो बोली के बाप की उम्र का है, आई बात समझ। एंड ही इज ऑल्सो लिम्प्स, ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो लिम्प्स भी करता है, यानी कि वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और हाँ, जो बच्चे उसकी पहली वाइफ से थे वो बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत ग्रोन हो चुके हैं। आप ये समझ सकते हैं कि रामलाल की उम्र क्या होती है अगर उसकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, दूसरी बेटी की शादी भी हो चुकी है, तीसरी बेटी भी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी उम्र का जो बूढ़ा है उसका रिश्ता लेके वो आया हुआ है इस छोटी सी बच्ची के लिए। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50। तो कहा कि कोई मसला ही तो नहीं है, 40-50 दैट्स अ नॉर्मल एज, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। तो आदमी कभी बूढ़ा होता है, ये एक कोटेशन है, आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। सो उसको रेस्पेक्ट में ये कह रही है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, इतनी बड़ी एज तो है नहीं। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, और हाँ, बहुत अलग गांव से है, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस एज वेल। और हाँ, ये बात भी कि उसे उसके पोक मार्क्स, जो उसके जिस्म पे दाग हैं, जो चेहरे पे दाग हैं, उसके बारे में भी नहीं पता, और उसके सेंस कम होने पे, यानी कि बहुत बेकल होने का भी उसे आइडिया नहीं है। If we do not accept this proposal, she may remain unmarried all her life. और हम अगर उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते तो वो पूरी लाइफ अनमैरिड रहेगी। Yes, but I wonder what बोली will say. उसने कहा कि लेकिन मुझे शक हो रहा है कि बोली को क्या, बाप को थोड़ी सी फिक्र हो रही है। What will that witless one say? Witless का मतलब होता है हाँ, वो बेवकूफ़ क्या बोलेगी, ठीक है। ये माँ ने एक मतलब जिसे हम कहते हैं ना बहुत बुरी तरीके से कोई बोलना, उस दिमाग के बगैर लड़की को क्या पता है वो क्या कहेगी तुमसे, ठीक है, ये माँ कह रही है। हाँ, शी इज़ लाइक अ डम्ब काउ, वो एक गाय की तरह है, ठीक है, डम्ब काउ, यानी कि जैसे जानवर कुछ बोलते नहीं, तो इस तरह से वो भी है। तो वो आप आगे से क्या बोलेगी, उसे जहाँ ले जाओ वहाँ जाएगी।
मे बी यू आर राइट, उसने कहा कि हाँ मुझे लगता है तुम शायद सही बोल रही हो, मटर्ड रामलाल। रामलाल ने धीरे धीरे अपने वॉइसेस जो है वो बताए। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड बोली ले अवेक इन हर कॉट, वो अपने बेड के ऊपर जाग रही थी बोली, वो एक दूसरे कॉर्नर में सुन रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की ये बातें सुन रही थी। विस्पर्ड कन्वर्सेशन, जो भी एक विस्पर्ड कन्वर्सेशन थी, जो मतलब धीरे धीरे यानी कि बच्चे ना सुने इस तरह की बातें जो पेरेंट्स करते हैं, तो वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल द रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, और आसमोस्ट इनकी शादी का जो है वो सज जाता है और उसे शादी का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. बैंड वाले आ रहे हैं साथ में और बहुत ज़बरदस्त ग्रूम पार्टी लेके आया हुआ है वो, और वो क्या काम कर रहा है, साथ में इंडियन फिल्म के गाने जो है बजाए जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक बारात लेके वो आया हुआ है। विद द ब्राइड ग्रूम्स राइडिंग इन अ डेकोरेटेड हार्स, और एक डेकोरेटेड हार्स के ऊपर वो राइड करते हुए आ रहा है। रामलाल was enjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल बहुत खुश हुआ ये सारी चीजें देखी। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बोली जो है उसकी इतनी ग्रैंड वेडिंग जो है वो हो सकती थी। बोली's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. जो बोली की बड़ी बहनें थी वो आई थी और वो उससे जलन महसूस कर रही थी, और उन्हें बहुत डिफरेंट फील हो रही थी कि इतने अमीर घर में इसकी शादी हो रही है। लेकिन ये चीज़ को कोई नहीं देख रहा था कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो उसके बाप की उम्र का है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। When the auspicious moment came to the priest and said, "Bring the bride," Boli, clad in a red skeleton bridal dress, was led to the bride's place near the sacred life. अब जब ये ऑस्पिशियस मोमेंट होता है जिसे हमारे यहाँ निकाह कहा जाता है, और हिंदू मज़हब में क्या होता है, वो अग्नि जल रही होती है और उसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं और साथ में उनका अपना जो है मंत्र पढ़ा जाता है, तो उसके बाद शादी हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली उस ऑस्पिशियस मोमेंट के लिए उसे बुलाया जाता है व्हेन ही वाज एक्चुअली कॉल्ड, व्हेन शी वाज कॉल्ड, और उसने जो उनका जिसे हम कहते हैं वो पुजारी होता है मंदिर में, तो उसने क्या कहा कि आप दुल्हन को बुलाइए। बोली क्लैड इन अ रेड, बोली पूरी तरह से एक रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस में थी, जो अक्सर व बेशतर दुल्हनों के लिए एक ड्रेस बनाया जाता है। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, और इसे आके ब्राइड्स प्लेस में बताया जाता है। नियर द सैक्रेड लाइफ, जो होली लाइफ जो उनकी आग होती है, जो जिसे हम कहते हैं वो जो आग बीच में जलाई जा रही होती है। सो आई हैव नॉट द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर द सेम, बट यस, जो मंदिर में वो जलाई जाती है, संकल्प जिसे शायद कहा जाता है, तो वो जो आग होती है उसके इर्द गिर्द जब बोली को पहुंचाया जाता है तो उसे बिठाया जाता है उस होली फायर के सामने। Garland bride, one of his friends prompted Bishambar Nath. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. अब obviously होता है ना, जब हम दुल्हन को बुलाते हैं तो उसे कहा जाता है कि थोड़ा पर्दे को हटाया जाए ताकि दुल्हन का फेस विजिबल हो निकाह के टाइम। ठीक है, तो वैसे ही कुछ किया गया। एक फ्रेंड ने चिल्लाया, उसके बिशंबर नाथ के फ्रेंड ने, कि हाँ हमें देखना चाहिए, और किसी एक वुमेन ने थोड़ा सा स्लिप बैक किया, उसके चेहरे से वो हटाया जो पर्दा होता है, जो घूंघट होता है, व्हील जिसे कहा जाता है, द ब्राइड्स फेस। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइजन इन हिज हैंड्स। द जिसे हम वो कहते हैं ना, वो जो डालते हैं वो माला, वरमाला जिसे हम कहते हैं ना, तो वो जब पहनाई जाती है तो उसके दौरान जब वो थोड़ा सा ऊंचा किया जाता है तो उसके दौरान जैसे वो पॉइज रह गया, वो टिका हुआ रह गया। जब उसने क्या देखा, द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, और इस तरह से जल्दी ही जैसे वो रुक जाता है और वो खींच लेती है अपने चेहरे से पर्दा नीचे, क्योंकि उसके चेहरे पे वो स्मॉल पॉक्स के जो निशान हैं वो है। She has a pock marks on her face, so what, you are not young either. So अब इसने क्या कहा, बिशंबर क्या कहता है अपने फ्रेंड से, कहता है जो उसके साथ में होता है, कि उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स के निशान पड़े हुए हैं। उसने फ्रेंड ने कहा तो कौन सी बात है, तुम भी तो बूढ़े हो। ठीक है, फेस, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर, आप भी तो छोटे नहीं हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर,
हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। तो आप समझ लो ऐसी कहानी है कि अब डोवरी मांग आ गई बीच में। कहा कि हाँ अगर इसे मुझे शादी करनी है तो कम से कम आप मुझे 5,000 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे रामलाल को। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। रामलाल आ जाता है, अपनी पगड़ी उतार के उसके पाँव में रख देता है, हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। वो उसके पाँव के सामने अपनी पगड़ी को रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज। कहा कि ह्यूमिलेट मुझे ना करो, आप 2,000 रुपये ले लो और बात खत्म करो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो नहीं, कहा 5,000 नहीं तो अपनी बेटी को रख लो। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट, मुझ पे थोड़ी सी रहम खाओ। बिशंबर ये जो है रामलाल कह रहा है प्लीज इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर आप वापस चले जाते हो तो मैं अपना फेस जो है पूरी सोसाइटी में कभी भी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5,000। तो उसने कहा कि नहीं, तो अगर आपको ये करना है तो 5,000 आप अरेंज करो। Tears streaming down his face, Ramlal went and opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. और उसके बाद वो जाता है, जो भी तिजोरियाँ रखी होती हैं उनको तोड़ता है और लाके पैसा जो है उसके पाँव में रख देता है। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. अब उसके चेहरे पे वो एक जीती हुई, वो यानी कि एक स्ट्रगल को जीतने की जो खुशी होती है वो दिख रही है। और उसने क्या कहा कि गम्बल्ड एंड वन, जैसे उसे लगता है कि वो उसने गेम खेला और वो जीत गया। गिव मी द गॉर्लैंड। अब उसने कहा कि हाँ अब वो ये वरमाला दी जाए। ही अनाउंस्ड। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. अब एक बार फिर से चेहरे को उतारना ही था क्योंकि उसे व्हील पहनानी थी, तो जिसे हम कहते हैं वो गार्लैंड पहनाना था। तो चेहरे से फिर से एक बार निकाब हट जाता है, लेकिन इस बार जो है बोली का एक अलग रूप हमें देखने को मिलेगा। बोली की आंखें जो थी वो अब डाउनवर्ड्स नहीं थी, अब वो सीधा बिशंबर की आंखों में देख रही थी। और क्या कह रही थी? Back from them, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in eyes there was neither anger nor hate, only cooled contempt. आई बात समझ? अब जब उसे डायरेक्ट आंखों में देख रही थी, अब उसकी आंखों में कोई शरारत नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। आई बात समझ? अब वो नफरत थी। जब किसी आदमी से नफरत हो जाती है ना तो आंखों में उसका कदर, उसकी रिस्पेक्ट चली जाती है। ठीक है, अब वो आंखों में नफरत दिख रही थी। और क्या नफरत थी वो? Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Boli's hand stuck out like a streak of lightning and garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. और कहा जाता है कि जैसे उसने आगे हाथ किया, बोली ने यहां से उसके हाथ पकड़े, ठीक है, और गार्लैंड को ऐसे घुमाया और आग में फेंक दिया और जाके आग में गिर जाता है। पूरा सीन जो है यहाँ पे कहानी का चेंज हो रहा है, देखते रहे। बिफोर कुड डू, बोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक। बिजली की तरह से तेज हाथ निकाले और उसने उसके हाथ हटा के और गार्लैंड को आग में फेंक दिया। पिताजी सेड द बोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। पिताजी बाप को बोला जाता है, अपने बाप को पुकारते हुए कहा। एंड हर फादर्स, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स were startled to hear her speak without even the slightest stammer. आज के दिन अजीब हुआ कि आज बोली ने जब बात करी तो वो स्टैमर भी नहीं हुई। उसकी आंखों में जो नफरत थी ना वो काम कर गई। उसकी आंखों में जो खुदी थी, जो अपनापन आ चुका था ना वापस, वो काम कर गया। सारे रिश्तेदार, सारे रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स वगैरह वहां उसकी तरफ देख रहे थे। आज जब वो बोली तो उसकी जबान बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाई, वो कभी भी स्टैमर नहीं करी, वो लगातार बोलती गई। और क्या बोला? पिताजी टेक बैक योर मनी। कहा कि आप अपने पैसे वापस रख लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं करने वाली। रामलाल was thunderstruck. The guest began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. अब लोगों का काम है कहना, है ना? तो लोग क्या बोलते हैं, वो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो यही कहानी हो गई।
अब जब इसने ये एक्ट करा तो सारे लोग एक दूसरे की तरफ कहना फूसी, कितनी खतरनाक औरत है, कितनी बदतमीज लड़की है, ये वो सारी चीजें जो है वो होने लगी, क्योंकि रिवाज वहां का ऐसा ही था। बोली यार यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? शाउटेड रामलाल। रामलाल ने कहा यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करना चाहती हो? बस प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो इज्जत होती है ना वो लड़कियों में ही है, लड़कों में नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या अब हमारी इज्जत उड़ गई इससे? हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत। अब यहाँ पे भी वर्ड इज्जत का इस्तेमाल हुआ है, तो कम से कम हमारी अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का सोच लो। सबसे पहले लड़कियों में अगर हम बात करें तो अगर लड़की कोई ऐसा काम करे तो उससे इज्जत जाती है, लेकिन अगर लड़का कोई गलत काम करे तो उससे इज्जत नहीं जाती है। ये है हमारी सोसाइटी की हकीकत, आप इसे समझ सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, मैं आपकी इज्जत के लिए, सेड बोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। तो मैं इस लंगड़े आदमी से बात शादी तो कर ही रही थी ना, आपकी तो वजह से मैं कर रही थी शादी। लेकिन but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. I was willing to marry this man. मैं आपकी इज्जत के लिए इसके साथ काम कर रही थी ना, शादी करने को तैयार थी, 50 साल का बूढ़ा ही था लेकिन फिर भी थी। But I will not have such a mean, greedy and contemptible, जिसे हम कहते हैं नफरती आदमी, greedy लालची आदमी और एक बुज़दिल आदमी को मैं कभी भी अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करूंगी। What a shameless girl, क्या बदतमीज लड़की हो तुम। We all thought she was a harmless dumb cow, और हमें लगता था ये तो ना बोलने वाली गाय की तरह है। बोली turn violently on the old woman। ठीक है, तो ये जो ओल्ड वुमेन जो बातें करने लगी, वो कहा yes aunty, you are right, you all thought I was a dumb driven cow, that's why you wanted to hand me over to this heartless creature। आप सारों को ये मालूम था कि मैं एक गाय की तरह चुपचाप जो आप कहोगे वो सह लूंगी और इसी तरह से इस आदमी के साथ शादी भी कर लूंगी जो कि एक हार्टलेस, बगैर दिल के क्रिएचर है। बट नाउ द डम काउ, द स्ट्रैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। अब जो डम काउ है, ये जो बड़बड़ाने वाली लड़की थी जिसको बात करना भी नहीं आ रही थी, अब ये बात कर रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहोगे? गुस्से में कह रही है। बिशंबर नाथ द ग्रोसर started to go back with his party, और बिशंबर नाथ शुरू हो जाता है अपनी पार्टी और इन सबको लेके वापस। The confused bandman thought this was the end of the ceremony and stuck up on the closing song। और ये जो confused बैंड वाले थे वो आखिर में वही वाला गाना जो है जो सेरेमनी के एंड पे होता है वो बजाने लग जाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड, रामलाल जैसे जमीन में दस गया हो, इस तरह से था। द ग्राउंड, हिज हेड बाउड low with the weight of the grief and shame। उसका सर जो था वो बेइज्जती की वजह से वो झुक गया था और वो जैसे जमीन में लड़खड़ाते हुए, जैसे आधा वो जमीन में हो, जैसे उस पर आसमान गिर चुका हो। ठीक है, और वो शेम के साथ अपना सर झुकाए खड़ा था। द फ्लैम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो वो होली आग होती है, जो कीमती आग जो है जो वहां जल रही थी उनके ब्राइड के निकाह के लिए, एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। तो उसे रामलाल ने कहा कि अब तुमसे तो कोई शादी नहीं करेगा। अब इसने क्या कहा, मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विद यू, हम आपके साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टीडी, डू नॉट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। उसने क्या कहा कि पिताजी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपकी खिदमत करूंगी और मैं उसी ओल्ड स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने खुद सीखा है। Isn't that right, मैम? अब उसके पास में उसकी जो स्कूल की मैम है वो भी खड़े थे। उसने कहा, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, वो टीचर भी उसकी शादी में जो है आई हुई थी। वॉचिंग द ड्रामा, जो कि एक ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स। उसने कहा, बिल्कुल सही बोल रही हो बोली। शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज the light of the deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece।
और उसके आंखों में, उस टीचर की आंखों में एक अलग तरह की वो चमक थी, और ये ऐसी चमक थी जब एक आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती जो आर्ट बनाता है, वो जो मास्टरपीस होती है, जब वो बना के तैयार करता है और कहता है कि ये है मेरा मास्टरपीस, ये है मेरी लाइफ की अचीवमेंट, तो उस वक्त जो खुशी उसकी आंखों में है वो टीचर की आंखों में थी। और टीचर का हमेशा ये काम होता है, जब भी वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे देखता है तो सीना जो होता है ना वो चौड़ा हो जाता है, जैसे पूरी, जिसे हम कहते हैं कायनात उमड़ आती है। ठीक है, तो के अब्बास की लिखी हुई ये बहुत ज़बरदस्त जो है शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, जिसे हम नॉवल कहते हैं। सिमिल्टन अ फूलिश पर्सन, नंबरदार एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू, मैटेड मतलब होता है एंटैंगल्ड, जो इधर से उधर बाल फंसे हुए हों, ठीक है। स्क्वाटेड होता है ऐसे जब हम नीचे बैठते हैं, दोनों टांगे जोड़ के, एक टांग एक दूसरे के ऊपर, टाट पे जब हम नीचे बैठते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे। तो देन विनिंग, सेपरेटिंग द रॉक कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स, और डाउन कास्ट होता है लुकिंग डाउनवर्ड्स। सो यहाँ पे होता है हमारा ये शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट। आई होप कि चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन वी हैव कंप्लीट इन वन गो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, और जिसमें हम बात करेंगे बोली के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। अप टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।